कैसे हैं सब। आज हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले हम इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बाय इंटरनेशनल लॉ वी इन्फर अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ नेशन स्टेट्स एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड फील अब्लाइड टू देम। अगर हम इंटरनेशनल लॉ को देखें तो बेसिकली ये कि एक मजमुआ होता है, एक सेट होता है रूल्स का जो रेगुलेट करते हैं जो कंडक्ट ऑफ नेशन स्टेट्स होती हैं, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो रेगुलेट करते हैं। एंड नेशंस ऑफ वर्ल्ड फील अब्लाइड टू देम, और जितनी भी नेशंस होती हैं वो फील करती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि वो फॉलो करें उससे, यानी वो खुद से फील कर रही होती हैं कि वो उसको फॉलो करें। The basic tenets of international law can be traced back thousands of years ago. Even at that time, treaties were formed for peaceful settlement and avoidance of disputes between different territories. इंटरनेशनल लॉ के आसार जो हमें बेसिक टेनेट्स नज़र आते हैं वो हज़ारों साल पीछे की तरफ अगर हम जाएं उस टाइम हम ट्रेस करते हैं। यानी उस टाइम क्या था कि जितनी भी ट्रीटीज़ जो थी वो बनाई जाती थी पीसफुल सेटलमेंट और अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्यूट्स के, यानी इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए उसके लिए पीसफुल जो है वो सेटलमेंट के लिए जो है वो ट्रीटीज़ बनाई जाती थी। टेरिटरी डिफरेंट टेरिटरीज़ के दरमियान जो इलाके थे, सिटी स्टेट्स थी या जो भी थी उस टाइम उनके दरमियान जो है वो बनाई जाती थी। अगर हम आजकल का देखें तो आजकल तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है लॉ होता है, उस पे ट्रीटी बनाई जाती है, ट्रेड पे होती है, सोशली होती है, इकोनॉमिकली डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से या फिर इस तरह। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम जो सिर्फ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए या वॉरफेयर या इसके लिए जो है वो बनाई जाती थी ट्रीटीज़। An instance of such treaty could be one around 2100 BC in the Mesopotamian region between the rulers of the Lagish and Umma. यानी जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया रीजन था उसके अंदर दो इलाके थे, एक था लेगिश और एक था उम्मा। उनके जो रूलर्स थे उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो भी इसी तरह पीसफुल सेटलमेंट के लिए थी। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2100 कबल, ठीक है। उसके बाद अनदर इंस्टेंस वुड बी द ट्रीटी बिटवीन इजिप्टियन फ़ाराओ रामेसेस टू एंड द हेट्यूसिलिस थर्ड। उसके बाद मिस्र के अंदर हम देखते हैं कि जो फ़िरौन था रमज़ेस और उसके रमज़ेस टू और हेट्यूसिलिस थर्ड के दरमियान जो है वो भी इसी तरह की एक ट्रीटी साइन की गई थी। ये ट्रीटीज़ उस टाइम के थे जब इंटरनेशनल लॉ जो है वो नया नया डेवलप हो रहा था। उसके बाद numerous city states and Greeks who prescribe certain rules and regulation for interaction so as to minimize conflict amongst them and acquire peace। उसके बाद अगर हम ग्रीक की बात करें एंड जो एंशियंट पीरियड जिसको प्रॉपर कहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी जो सिटी स्टेट थी, सिटी स्टेट जो एक सिटी पे मुब्तला होती है, ठीक है, वो जो थी जब वो आपस में इंटरेक्ट होती थी उन्होंने जो है आपस में बातचीत करने के लिए किसी भी इंटरेक्शन के लिए उन्हें रूल्स बनाए होते थे ताकि जो है वो कन्फ्लिक्ट को या डिस्प्यूट्स को कम से कम किया जा सके। On the other hand, Roman Empire felt that there was no need of developing any international law because they did not abide by rules while dealing with foreign territories, but they did enact municipal laws called Juscantium for interaction of Roman citizens with foreigners। अगर हम दूसरी तरफ देखें रोमन एम्पायर की, रोम के अंदर क्या था कि वो कहते थे कि हमें किसी भी इंटरनेशनल लॉ को बनाने की, डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी फॉरेनर के साथ डील कर रहे होते तो वो किसी भी रूल को नहीं देखते थे, और यही वजह थी फिर उन्होंने खुद के जो डोमेस्टिक रूल्स थे उन्हीं को अपनाया हुआ था। उन्हीं को जिस भी जो है किसी दूसरी एम्पायर के साथ डील करते तो उसी को फॉलो करते। इसीलिए वो जो है वो कहते थे कि हमें किसी भी जो है इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो है अपने जितने भी जो फॉरेनर्स के साथ डील करने के लिए जो है वो अपने म्यूनिसिपल लॉज को ही जो है वो इनेक्ट करते थे या उन्हीं को ही फॉलो करते थे, जिसको वो जस गैंटियम कहते थे। रोमन एम्पायर वाले जब भी किसी दूसरी एम्पायर के सिटीज़न या मतलब दूसरे फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे तो फिर वो अपने ही म्यूनिसिपल लॉज, जिनको हम नेशनल लॉज भी कहते हैं, या फिर जो डोमेस्टिक लॉज थे उनको जो है वो इनेक्ट करके ही उन्हीं को फॉलो करके ही वो डील किया करते थे। फिर उसके बाद आता है मिडल एजेस, जिसको हम डार्क एज भी कहते हैं या मेडिवल पीरियड। अब ये मिडल एजेस वर predominantly based on the authority of church since the whole Europe was one religion
Therefore, the church's command and authority was binding on all, irrespective of their tribe and religion. Commercial law and the maritime law developed, and various mercantile courts were set up to resolve disputes between tradesmen. मिडिल एजेस में हम देखते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वो फैल जाती है, और उनका जो चर्च होता है वो प्रीडोमिनेट करता है, और जितने भी सियासत के जो मामलात है, और ये जितने भी टोटली जो मामलात है वो पॉप्स के हाथ में आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चूँकि पूरे यूरोप में एक ही रिलीजन होता है, और जो चर्च की कमांड होती है जितने भी वहाँ पे ट्राइब्स होती हैं उन पे। उसके बाद एंड रिलीजन कमर्शियल, और उस टाइम ये वो वक्त था मिडिल एजेस में जहाँ पे मैरिड टाइम और कमर्शियल लॉज जो थे वो जो है वो डेवलप होते हैं, यानी कैसे जो है वो तजारत करनी है। फिर मैरिड टाइम लॉज यानी जो लॉ थे समुंदरों से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है वो कोर्ट्स बनती है, मर्केंटाइल कोर्ट्स बनती है, ताकि जितने भी ट्रेड्समैन ताजर हैं उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कम किया जा सके। These laws formed national legal systems and are considered to be one of the predecessors of the international law since they dealt with the international circumstances. तो ये जो लॉस थे इन्होंने क्या किया था कि जितने भी जो स्टेट्स थी, जो सिटी स्टेट्स थे, ठीक है, उनके जो नेशनल लीगल सिस्टम जो थे उनको फॉर्म किया था। उनमें जो है उन्होंने बहुत सारी जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कायम कर दिए थे। और इसीलिए जो मिडिल एजेस में जितनी भी ये जो इरा था उसको जो कहा जाता है कि इसको इंटरनेशनल लॉ का प्रेडिसीजर्स कहा जाता है, कि ये एक बुनियाद बनी थी, ठीक है। उसके बाद अर्लियर थेरिस्ट आते हैं। उनकी जो फिलोसफीज थी ऑन इंटरनेशनल लॉ वर बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, जैसे लॉ ऑफ गॉड और डिवाइन लॉ। जितने भी अर्लीस्ट शुरू शुरू के जितने भी थेरिस्ट थे वो कहते थे कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये डिवाइन लॉ है, गॉड गिफ्टेड लॉ है। आफ्टरवर्ड देयर वाज एमरजेंस ऑफ टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। फिर उसके बाद जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इमर्ज होती हैं, नेचुरलिस्ट थी और एक पॉजिटिविस्ट थी। अब जो नेचुरलिस्ट थी स्कूल ऑफ थॉट इल्यूस्ट्रेटेड बाय द सैमुअल पुफेंडॉर्फ, अकॉर्डिंग टू होम आयल was based on law of nature। पॉजिटिविस्ट जो थे उनका स्कूल ऑफ थॉट ये था कि अकॉर्डिंग टू होम जो इंटरनेशनल लॉ जो है was distinct from the natural law and mostly derived from the same method as the one adopted by the Renaissance एम्पेरिकल। अब देखते हैं कि जो एक तरफ जो नेचुरलिस्ट वाले थे वो कहते थे कि ये जो इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक डिवाइन लॉ है, गॉड गिफ्टेड लॉ है। और जो दूसरी तरफ पॉजिटिविस्ट वाले थे वो कहते थे कि ये जो है ये एक रियल लॉ नहीं है, और ये सिर्फ पॉजिटिव जो है वो इंटरनेशनल मोरालिटी है, ठीक है। और जो नेचुरलिस्ट वाले कहते थे वो कहते थे कि ये रियल लॉ है और ये गॉड गिफ्टेड लॉ है। उसके बाद 19th सेंचुरी आती है, और ये वाज प्रैक्टिकल पॉजिटिविस्ट इरा था। द वेव ऑफ कंसेप्ट ऑफ जो डेमोक्रेसी थी caused a great influence politically and people then had a say in it। उसके बाद ये जो अगर 19th सेंचुरी हम देखते हैं यानी 1800 वाली जो एक है सदी, वो प्रॉपर किस्म की एक पॉजिटिविस्ट जो इरा था। और उसी दौरान जो है हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कंसेप्ट जो है वो उसकी वेव जो है वो हर तरफ जो है वो छा जाती है, और बहुत ही इसका गहरा असर पड़ता है पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। तो क्योंकि इसमें ये होता है कि जो अवाम थे, लोग थे, उनको जो है वो मौका मिल जाता है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर जो होती है वो हर एक का कंसर्न बढ़ जाता है, और उसके बाद जो बहुत सारी जो लॉर्ड्स आर्मीज होती है उसको स्मॉल आर्मीज के साथ या स्मॉल प्रोफेशनल फोर्सेस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, दीज फैक्टर्स लेड टू द एमरजेंस ऑफ वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये फैक्टर्स है जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनली पब्लिक और प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए, देयर बाय कॉजिंग ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू oblige them। और इसी वजह से जो है वो स्टेट्स होती हैं उसको फॉलो करती हैं। After the Second World War, international law gained much more importance than before. Before, and significant step taken to achieve the same was replacement of League of Nations by the UN in 1945, which further led to the establishment of new World Court, International Court of Justice। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पर तौर पे हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो अहम हो जाता है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। उससे पहले इतनी अहमियत नहीं थी,
लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनती है, लीग ऑफ नेशन बनता है या फिर उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन बनता है, तो इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जैसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखते हैं, तो ये कि तो प्रॉपर किस्म की एक फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ पे जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, जैसे हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू कर्ब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s एंड द वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आईएमएफ बेसिकली लोन जो है वो एक टेम्परेरी बेस पे जो लोन प्रोवाइड करने के लिए होता है, और जो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो भी लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू गवर्न ट्रेड अमंगस्ट देम नेशंस। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई ताकि जितने भी नेशंस हैं उनके दरमियान जो भी ट्रेड के जो मामलात हैं उसको रेगुलेट कर सके। द एम बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग सच ऑर्गेनाइजेशन वाज टू क्रिएट रूल्स बाइंडिंग यूनिवर्सली एंड फॉर्म अ ग्लोबल कम्युनिटी। मसला क्या था, अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी ताकि जो यूनिवर्सली बाइंडिंग जो है वो रूल्स बनाए जा सके, जिसको हर स्टेट जो है वो एक तो फॉलो करे, ठीक है, और